हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोच विंग्स टू योर ड्रीम्स। ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस इज नाउ परीक्षा कोच। तो इस नए ट्रांसफॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामीण परिवेश की। किसकी? ग्रामीण परिवेश कह लो या ग्राम विकास कह लो, एक ही बात है। ग्रामीण परिवेश, ग्राम विकास, इन सब की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी जो बहुत समय से एक वैकेंसी है जो अटकी पड़ी है, लेखपाल भर्ती, और बहुत जल्दी उसके आने की संभावना है कि बहुत जल्दी उसकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रपोर्शन कंप्लीट करता है ग्राम विकास और ग्रामीण परिवेश। वहां बहुत सारे आपको 1/4 क्वेश्चन वहां देखने के लिए मिलेंगे। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पैट लागू किया है, ठीक है, पैट में भी उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां भी यानी पैट में भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो बिल्कुल पैट और लेखपाल भर्ती दोनों के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम विकास या ग्रामीण परिवेश। तो आज हम शुरुआत करेंगे, हम आज से शुरू कर रहे हैं और धीमे धीमे आपका कंप्लीट मैं आपका ग्रामीण परिवेश कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद फिर हिंदी की क्लासेज भी स्टार्ट होंगी। अभी डेट नहीं है तो उसी हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। ग्रामीण परिवेश आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम ग्रामीण परिवेश में पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण विभाग। ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन कौन से महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना की, ठीक है। तो आज जो है पहला विभाग हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको कोई भी चीज ऊपर से नहीं पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ गया फिर आप देखते रहोगे ये क्वेश्चन कहां से आया। मैं एकदम डिटेल में एक एक चीज आपको इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ोगे नहीं, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट्स बनाते रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले कृषि विभाग, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंतर्गत आता है। तो अब जब हम कृषि विभाग की बात करेंगे, ठीक है, तो कृषि विभाग की बात करेंगे तो सबसे पहले भारत में कृषि विभाग की स्थापना हुई कब, ठीक है। कृषि विभाग की स्थापना सबसे पहले भारत में कब हुई? तो पहला क्वेश्चन तो यही जनरेट होता है, कृषि विभाग की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो स्थापना जो कृषि विभाग की हुई थी वो 1875, कितना? 1875, 1875 ईस्वी में सबसे पहले भारत में कृषि विभाग बनाया गया था। 1875 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। लेकिन उस समय जो आपका कृषि विभाग था वो एक कोई स्वतंत्र विभाग नहीं था, सेपरेट अलग से कोई विभाग नहीं था, स्वतंत्र नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? स्वतंत्र विभाग कैसे बना? फिर इसके बारे में हम जानते हैं कि ये स्वतंत्र विभाग कैसे बना अलग से। तो इसके बाद क्या हुआ? 1919 में, किसमें? सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम। 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। इसके पारित होने के बाद राज्यों को यह आदेश दिया गया कि वो अपने अपने राज्य में सेपरेट कृषि विभाग की स्थापना करें। तो राज्य कृषि नीति बनाई गई। क्या हुआ? राज्य कृषि नीति बनाई गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में पारित हुआ, उसके बाद राज्य कृषि नीति बनाई गई। क्या बनाई गई? राज्य कृषि नीति। यानी अब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राज्यों के अधीन, राज्यों को भी दिया गया, ठीक है, राज्यों को भी दिया गया। तो राज्य कृषि नीति बनाई गई। और इस राज्य कृषि नीति के अंतर्गत, राज्य कृषि नीति के अंतर्गत 1 दिसंबर 1919 को, 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग एक स्वतंत्र विभाग बना, ठीक है। 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग एक स्वतंत्र विभाग बना, ठीक है। 1 बाय 1 नोट्स लेके बैठिए, सारी चीजें नोट करते जाइए, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले अगर भारत में कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। लेकिन 1919 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम लागू होने के बाद क्या किया गया कि राज्य कृषि नीति बनाई गई। क्या किया गया? राज्य कृषि नीति बनाई गई। और राज्य कृषि नीति के तहत 1 दिसंबर 1919 को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना हुई। क्या हुई? 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग की स्थापना हुई। यानी कृषि विभाग की को स्वतंत्र विभाग बना दिया गया। अब तक मैंने कहा था 1875 में स्थापना हुई तो स्वतंत्र नहीं था। तो फिर इसके बाद 1 दिसंबर 1919 को क्या किया गया? उसे स्वतंत्र विभाग बना दिया गया, ठीक है। अब उसे स्वतंत्र तो कर दिया कि आपका एक विभाग अलग है, लेकिन कार्यान्वित कैसे हुआ? वो विभाग कार्यान्वित कब हुआ? तो जो एक विधिवत स्थापना की बात करें कि कृषि विभाग की विधिवत स्थापना कब हुई? विधिवत स्थापना का मतलब यह हो गया कि 1 दिसंबर 1919 को उसको पृथक कर दिया, स्वतंत्र विभाग तो बना दिया, लेकिन वो कार्यान्वित कब से हुआ? तो विधिवत स्थापना यानी कार्यान्वित होना। तो जो विधिवत स्थापना हुई इसकी 1 मई 1920 को, 1 मई 1920 को जो है
कृषि विभाग की विधिवत स्थापना की गई। क्या की गई? विधिवत स्थापना की गई। यहां तक क्लियर है? सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए, ठीक है। 1 मई 1920 को कृषि विभाग की विधिवत स्थापना की गई। क्या की गई? विधिवत स्थापना कब? 1 मई 1919 को, ठीक है। अब कृषि विभाग में, कृषि विभाग एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित सारे जितने भी आपके समन्वय थे सबको देखता था, ठीक है। जितने भी फील्ड थे उन सबको देखता था। तो जिसमें क्या दिक्कत होती थी, एक ही विभाग द्वारा इतने सारी चीजों को कवर करना थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर इसमें धीमे धीमे मॉडिफिकेशंस किए गए, यानी कुछ डिपार्टमेंटों को अलग से विभाग बना दिया गया। वो अंडर कृषि विभाग के ही थे, वो काम कृषि विभाग के अंतर्गत ही करेंगे, लेकिन उनको अलग अलग विभाग बना दिया गया। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गन्ना विभाग को स्वतंत्र विभाग बना दिया गया, ठीक है। गन्ना उत्पादन के लिए जो सिर्फ गन्ने का काम देखेगा कि गन्ना कहां कहां उत्पादन हो रहा है, उसके रेट कैसे तय करने, कैसे उत्पादन को बढ़ाना है, तो गन्ना उत्पादन के लिए एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या किया गया कि एक गन्ना उत्पादन के लिए एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया, लेकिन अंडर ये कृषि विभाग के काम करता है, लेकिन एक अलग विभाग बना दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक पृथक विभाग बनाया गया, जिसको हमने गन्ना उत्पादन के लिए रखा कि वो सिर्फ गन्ने के उत्पादन पर निगरानी रखेगा। तो गन्ना उत्पादन के लिए एक स्वतंत्र विभाग, पृथक विभाग बना दिया गया। इसके बाद एक और कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, जैसे मैंने कहा अलग अलग के मॉडिफिकेशन किए गए। तो 1974 में 1974 में एक और विभाग को कृषि विभाग से पृथक किया गया, जिसको हम कहते हैं खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग 1974 में खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग को भी क्या किया गया? एक पृथक विभाग बना दिया गया। उससे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत ही था, लेकिन फिर इसको क्या किया गया? एक पृथक विभाग बना दिया गया। 1974 में खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग को एक पृथक विभाग बना दिया गया। एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, यहां तक कोई क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट करते जाइए। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये कृषि विभाग को स्थापना अलग से की गई, तो क्यों की गई ये, ठीक है। यानी किन चीजों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की स्थापना की गई। तो अगला आता है कृषि विभाग के उद्देश्य। कृषि विभाग के उद्देश्य क्या थे कृषि विभाग को बनाने के पीछे, ठीक है। क्या उद्देश्य थे कि हमारा यहां पर जो है कृषि विभाग बनाया गया, ठीक है। तो कृषि विभाग, एक उद्देश्य तो यह आता है पहला कि कृषि की विकास दर को बढ़ाना। आप नोट करते जाइए साथ के साथ एक चीज, कृषि की विकास दर को बढ़ाना, यानी विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को में वृद्धि करना। विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। किसमें? उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, ठीक है। क्या था इसका उद्देश्य कृषि विभाग का? कि विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, जिससे कि कृषि की विकास दर बढ़ जाए। क्या हो जाए? कृषि की विकास दर बढ़ जाए। और ऐसा एक ही नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य है हमारा। दूसरा उद्देश्य, अब देखिए मैं इसको डिटेल में चल रहा हूं, इसके साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद हम यहां चलते आगे बढ़ते रहेंगे अपने इसी क्रम में। क्वेश्चन है प्रदेश में, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश में कितनी जैव उर्वरक प्रयोगशालाएं हैं? प्रदेश में कितनी जैव उर्वरक प्रयोगशालाएं हैं? तो ये आपको बताना है कि प्रदेश में कितनी जैव उर्वरक प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सोचिए, कितनी जैव उर्वरक प्रयोगशालाएं। ये जो क्वेश्चन में बताता चलूंगा साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम आप तब तक सोचिए, हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। तो पहला तो हमारा उद्देश्य हो गया कृषि विभाग का कि कृषि की विकास दर को बढ़ाना, यानी विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। क्या करना? विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में
में वृद्धि करना। दूसरा उद्देश्य क्या था, जो हमारे कृषक थे, किसान थे, उनकी आय को बढ़ाना। ठीक है, यानी कैसे बढ़ाएंगे, तो कृषकों हेतु रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना। ठीक है, क्या करना, कृषकों हेतु उन रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना, यानी उनकी आय में वृद्धि के अवसर उत्पन्न करना, यानी उनकी आय में वृद्धि करना भी क्या था, कृषि विभाग का एक उद्देश्य था। क्या था, कृषि विभाग का एक उद्देश्य था। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट ये आता है कि जैसे कि खेती के लिए मौसम, एक वेदर जो होता है हमारा, मौसम एक मेन फैक्टर होता है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग जगहों पर मौसम और मिट्टी अलग अलग तरह की मिलती है। कहीं मिट्टी किसी तरह की है, मौसम किसी और तरह का है। कहीं आपका जो है दलदली मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं पीली मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है। ठीक है, कहीं पर बारिश कम होती है, कहीं बारिश ज्यादा होती है। तो अलग अलग तरह के मौसम पाए जाते हैं। तो कृषि, इसको कहते हैं कृषि जलवायु। क्या कहते हैं इसको, कृषि जलवायु। कृषि जलवायु क्या होती है, यानी कृषि जलवायु यानी कृषि के हिसाब से उस क्षेत्र को बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु के हिसाब से 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में, 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर, उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में, 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 9 क्षेत्र कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेश में कितनी जैव उर्वरक प्रयोगशालाएं हैं। इसका आंसर क्या होगा, प्रदेश में कितनी जैव उर्वरक प्रयोगशाला है, इसका आंसर क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश में कितनी, 17 जैव उर्वरक प्रयोगशालाएं। कितनी, 17 जैव उर्वरक प्रयोगशालाएं हैं। तो कितनी जैव उर्वरक प्रयोगशालाएं, 17। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जाऊंगा, नोट करते जाना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे थे किसकी, कि 9 क्षेत्रों में कृषि जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में, 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ये क्षेत्र होते हैं तराई क्षेत्र, एक होता है तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। ये 9 क्षेत्र होते हैं किसके आधार पर, कृषि जलवायु के आधार पर। उत्तर प्रदेश में ये 9 तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने, ये 9 तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। कृषि जलवायु के आधार में उत्तर प्रदेश को जो है 9 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया है। तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। ठीक है, तो अब ये तो हुई हमारी कृषि विभाग के उद्देश्य। दूसरा ये आया कि जब आप किसी काम को करते हो तो उस काम को करने में कठिनाइयां भी आती हैं। क्या होता है, कठिनाइयां भी आती हैं। तो कृषि विभाग के समक्ष जो है चुनौतियां क्या क्या थी, कृषि विभाग के समक्ष चुनौतियां कृषि विभाग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, यानी जो हमारा कृषि विभाग है उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी। तो इससे पहले कि हम चुनौतियां आगे हम पढ़ेंगे कृषि विभाग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी। एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं आपको, वो सोचिए, फिर उसका आंसर मैं बताता हूं। क्वेश्चन आपका, मृदा सर्वेक्षण योजना का आरंभ कब हुआ, मृदा सर्वेक्षण योजना का आरंभ कब हुआ, मृदा सर्वेक्षण योजना का आरंभ कब हुआ, ये क्वेश्चन जल्दी से सोचिए। तब तक हम देखते हैं कृषि विभाग के समक्ष चुनौतियां क्या क्या थी। देखिए, कृषि विभाग का जो मैंने उद्देश्य आपको बताया कि विभिन्न फसलों की उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। तो इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या हुआ कि हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया। क्या, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मृदा की जो सॉइल है, हमारा जो मिट्टी है, उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आ गई। क्या हो गया, उसकी उत्पादन यानी उर्वरा शक्ति में गिरावट हो गई। क्या हो गया, उसकी उर्वरा शक्ति में गिरावट हो गई। ज्यादा फसलें पैदा की हमने, रासायनिक और कीटनाशक दवाओं का ज्यादा प्रयोग किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी उर्वरा शक्ति में क्या हुआ, गिरावट आ गई। क्या हुआ, उर्वरा शक्ति में गिरावट आ गई। किसकी वजह से, रासायनिक दवाओं और कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से उसकी उर्वरा शक्ति में गिरावट आई। दूसरा,
कंटिन्यूअसली हम अब इसी तरह का प्रयोग करते रहे तो जो हमारी सॉइल थी, मृदा का स्वास्थ्य गिरा। क्या हो गया? मृदा का स्वास्थ्य गिरा, जिससे मृदा जो है क्षीण होने लगी है। क्या होने लगी है? क्षीण होने लगी है मृदा। तीसरी चुनौती क्या थी कि पशुधन में कमी के कारण, जो पशुधन होता है, जो हम पशु पालते हैं, उनसे जो गोबर मिलता है, उस गोबर की जैविक खाद को जो है हम खेतों में डालते थे, जिससे उसकी उर्वरक शक्ति, मृदा की उर्वरक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। क्या होता है? मृदा की उर्वरक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें पशुधन में गिरावट के कारण खेतों को गोबर की जैविक खाद मिलना कम हो गई, जिससे क्या हुआ? मृदा में जीवाश्म की कमी आने लगी और उसकी उर्वरक शक्ति जो है कम होने लगी है। क्या होने लगा है? उर्वरक शक्ति कम होने लगी है। तो इन सबको मेंटेन करना, ये नोट करते जाना, साथ साथ नोट्स लेके बैठिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं कह रहा हूं, और इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो इन सब समस्याओं को फेस करना, इनको मेंटेन करना कृषि विभाग के समक्ष क्या था? मेन चुनौतियां हैं। क्या है? कृषि विभाग के समक्ष जो है मेन चुनौतियां हैं। क्वेश्चन मैंने दिया था आपको अभी कि मृदा सर्वेक्षण योजना का आरंभ कब हुआ? जल्दी से आपने सोचा होगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है मैं बता रहा हूं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृदा सर्वेक्षण योजना का आरंभ कब हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि विभाग की उपलब्धियां। कृषि विभाग ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं अब तक, कृषि विभाग ने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। मृदा सर्वेक्षण योजना का आरंभ कब हुआ? तो मृदा सर्वेक्षण योजना जो है 1978 से 1978 से 1979 ईस्वी में शुरू की गई थी। 1978 टू 1979 में जो है मृदा सर्वेक्षण योजना का आरंभ किया गया था। किसका? मृदा सर्वेक्षण योजना का आरंभ किया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कृषि विभाग की उपलब्धियों के बारे में। कृषि विभाग में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, ठीक है। तो सबसे पहली उपलब्धि तो यह है कि कृषि विभाग ने मृदा के परीक्षण की प्रयोगशालाएं बनवाई जनपद स्तर पर, यानी सॉइल टेस्टिंग के लिए। जो मृदा है आपकी, मिट्टी है, उसकी टेस्टिंग के लिए कि उसमें उर्वरा शक्ति कितनी है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसी हिसाब से उसमें जैविक या रासायनिक खादों को मिलाया जाए। तो जनपद स्तर पर, किस पर? जनपद स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की। जनपद स्तर पर क्या किया? मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की। जनपद स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की कृषि विभाग ने, ठीक है। इसके बाद एक योजना चलाई थी कृषि विभाग ने, सारी उपलब्धियों में आएगी 2010-2011 में। 2010-2011 2010 एंड 2011 में एक योजना चलाई थी कृषि विभाग ने रबी की फसल से पूर्व। कब चलाई थी यह भी आपको याद रखना है, रबी और खरीफ की फसल से पूर्व। रबी और खरीफ की फसल से पूर्व एक योजना चलाई थी जिसका नाम था अपनी मिट्टी पहचानो। क्या नाम था? अपनी मिट्टी पहचानो। अपनी मिट्टी पहचानो नामक एक सघन अभियान चलाया गया। कब? 2010-2011 में, रबी और खरीफ की फसल से पहले। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सॉइल की टेस्टिंग करवाना कि उसमें उर्वरा शक्ति में कोई कमी आई है, उसी हिसाब से उसमें मिनरल्स को ऐड किया जाए, ठीक है। तो अपनी मिट्टी पहचानो नामक अभियान चलाया गया। कब? 2010-2011 में, रबी और खरीफ की फसल से पहले, सॉइल टेस्टिंग के लिए, मृदा के परीक्षण के लिए, ठीक है। इसके बाद कृषकों की बहुत सारी समस्याएं होती है, उन्हें नहीं समझ में आता किस समय क्या चीज गड़बड़ हो रही है, वहां पे क्या किया जाए। तो कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया जिसका नाम था कृषि चिंतन। क्या नाम था? कृषि चिंतन। एक मासिक पत्रिका कृषि चिंतन का जो है प्रकाशन किया गया, जो कृषकों के लिए फ्री में अवेलेबल थी। क्या थी? कृषकों के लिए फ्री में अवेलेबल थी। कृषि चिंतन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ठीक है। क्या? मासिक पत्रिका जो कृषकों के लिए फ्री में अवेलेबल थी। उसके बाद कृषि विभाग ने क्या किया कि प्रदेश में गेहूं चावल
कि उत्पादकता में बहुत विभिन्नता थी। कहीं गेहूं ज्यादा हो तो गेहूं ज्यादा हो रहा है, कहीं चावल ज्यादा हो रहा है तो चावल ही ज्यादा हो रहा है। तो विभिन्नता थी, उत्पादन में बहुत विभिन्नता थी। तो उसकी असमानता को दूर करने के लिए जो गेहूं और चावल के उत्पादन में क्या थी, विभिन्नता थी, उस असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक केंद्र सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया। क्या? केंद्र सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया और इस अभियान का नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान। क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान। केंद्र सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान क्यों चलाया गया था? कि गेहूं और चावल की उत्पादन में जो विभिन्नता थी उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया गया। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कब चलाया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान जो है 2007-2008 2007 to 8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया गया केंद्र सरकार द्वारा। ये याद रखना क्योंकि इसमें राष्ट्रीय वर्ड लगा हुआ है। तो ये अभियान जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया 2007-2008 में। इसका उद्देश्य था कि जो है गेहूं और चावल के उत्पादन में जो विभिन्नता है उस विभिन्नता को, असमानता को दूर करना था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी अभियान के तहत यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत ही एक और 2010-2011 2010-2011 में एक और जो है अभियान चलाया गया, लेकिन वो अभियान इसी का पार्ट था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान का ही पार्ट था। उस अभियान का नाम था दलहन विकास अभियान। क्या नाम था? दलहन विकास अभियान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया गया था। पहली चीज तो यह कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत दलहन विकास अभियान चलाया गया। कब? 2010-2011 में। और इस अभियान का उद्देश्य था कि जो दलहनी फसलें हैं उनके उत्पादन पर जोर दिया जाए, जो दलहनी फसलें हैं उनके उत्पादन पर जोर किया जाए। और ये दलहन विकास कार्यक्रम जो है वो प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाया गया था। किसमें? समस्त जनपदों में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? समस्त डिस्ट्रिक्टों में लागू किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता रहूंगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, आप नोट करते जाएं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय कृषि प्रबंध संस्थान कहां पर है? राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, राज्य, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य की बात करेंगे। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहां है? राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहां है? इस क्वेश्चन को जल्दी से सोचिए। ठीक है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं आंसर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। तो सन 2000 में फिर क्या हुआ? सन 2000 में राष्ट्रीय केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। क्या थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। सन 2000 में भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा एक योजना शुरू की। राष्ट्रीय वर्ड लिखा है इसलिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय भी हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम जो केंद्र सरकार की योजना है वो भी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार की कृषि से रिलेटेड जितनी योजनाएं आती हैं वो भी सारे स्टेट्स पर लागू होती हैं, इसलिए हम वो साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सन 2000 में क्या किया गया? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया। किसको? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो उर्वरक होते हैं और वो नए नए तरह के उर्वरकों को हम कैसे इन्वेंट करें, कैसे उनको मॉडिफाई करें, तो उर्वरकों के नए नए नमूनों के विश्लेषण के लिए जो है लैब्स बनाई गई, प्रयोगशालाएं बनाई गई। उर्वरकों के नए नए नमूनों के लिए प्रयोगशालाएं बनाई गई और वो विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाएं बनाई गई। और वो प्रयोगशालाएं कहां बनाई गई? लखनऊ, वाराणसी, मेरठ। ठीक है, किसके लिए? नए नए नमूनों के, यानी जो उर्वरक हम यूज कर रहे हैं और उर्वरक के नए नए नमूनों के विश्लेषण के लिए लैब बनाई गई। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और रहमान खेड़ा। कहां पर?
रहमान खेड़ा। रहमान खेड़ा आपका कहां पर है? लखनऊ में ही है। किस पर है? रहमान खेड़ा आपका जो है लखनऊ में ही है। ठीक है, तो लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और रहमान खेड़ा में क्या बनाई गई? नई नई प्रयोगशालाएं बनाई गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहां पर है? तो जो इतना ही मैंने पढ़ाया है इन्हीं में से कहीं है, यहीं से आपका आंसर निकलेगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो राज्य कृषि प्रबंध संस्थान आपका रहमान खेड़ा लखनऊ में है। कहां पर? रहमान खेड़ा लखनऊ में है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान कहां पर है? रहमान खेड़ा लखनऊ में है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे हमने और कुछ प्रयोगशाला बनाई, किसके लिए? उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं। उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं। उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की गई और इनकी स्थापना हमारे प्रदेश में कहां की गई? आगरा, बरेली और फैजाबाद में। कहां पर? आगरा, बरेली और फैजाबाद में आपकी जो है उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। सारा नोट करते चलिए, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, कोई क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। ठीक है, तो उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। कहां की गई? उत्तर प्रदेश में आगरा, बरेली और फैजाबाद में इन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, क्या? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है एक कार्यक्रम चलाया गया था, सघन कपास विकास कार्यक्रम को चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कब? 2013-14 में। सन 2013-2014 में कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सघन कपास विकास कार्यक्रम को चलाया गया। क्या किया गया? सघन कपास विकास कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू नहीं किया था। किन किन जनपदों में लागू किया गया था? एक तो आगरा में, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस। ये जो सघन कपास विकास कार्यक्रम था, कपास की उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए 2013-14 में इन डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया गया था, इन जनपदों में अप्लाई किया गया था। आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस। आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई किया गया था। ठीक है, इसके साथ फिर से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, अब हम कृषि की बात कर रहे हैं तो आपको यह क्षेत्रफल किसमें बताना है? हेक्टेयर में बताना है। किसमें? हेक्टेयर में। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये किसमें बताना है? हेक्टेयर में आपको बताना है। ठीक, तो जल्दी से आप सोचिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा जो और उपलब्धियां द्वारा एक और कार्यक्रम चलाया गया, मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम। क्या चलाया गया? मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम 2008-2009 में चलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो मृदा की उर्वरकता शक्ति है उसको जो है चेक करना और उसमें बढ़ावा देना, उसके हिसाब से उसमें जीवाश्मों को मिलाना, वो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसके अलावा एक और कार्यक्रम चलाया था, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया जो भूमि और जल संरक्षण से संबंधित था, जिसको कहा गया उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम। कब आया ये? 1983 में लाया गया। ठीक है, तो ये थी कृषि विभाग की उपलब्धियां। हम आगे और भी इसी तरह से चैप्टर लेके आएंगे, थोड़ा सा और इसमें आज के टॉपिक में बचता है आज की क्लास में, फिर वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर अगले लेक्चर में आपसे नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। कृषि उत्तर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग में आज हम कृषि विभाग के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे कोई एक और विभाग हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये मैंने जाते जाते क्वेश्चन पूछा था, तो कितना है? 242.01 लाख हेक्टेयर। कितना है? 242.01 लाख हेक्टेयर जो है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि खेती वाला क्षेत्रफल कितना है?
कितना? खेतिहर क्षेत्रफल, कितने हिस्से पर खेती की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में 188.01 लाख हेक्टेयर पर, कितने पर? 188.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। इतने क्षेत्रफल पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब एक क्वेश्चन और इसमें आपका बन सकता है, वो और हम बताएंगे, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे कि उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त जमीन कितनी है? उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त जमीन कितनी है? तो समस्याएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। समस्याएं क्या है? अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। तो पहली हम बात करेंगे भूक्षरण की। कितनी? भूक्षरण यानी भूमि का कट कट के अलग होना। तो भूक्षरण की समस्या से उत्तर प्रदेश में 11.47 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित है। कितनी? 11.47 लाख हेक्टेयर जमीन प्रभावित है। दूसरा हम बात करेंगे खादर, दियारा और खादर। दियारा और खादर, इससे लगभग 13.04 लाख हेक्टेयर जो है खादर की जमीन है, वो इस समस्या से ग्रसित है। इसके बाद ऊसर जमीन, ये सबने सुना होगा। ऊसर कितनी जमीन है? ऊसर जमीन हमें पता है खेती नहीं हो पाती है, वो खेतर जमीन नहीं होती है। तो ऊसर जमीन कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में लगभग 5.11 लाख हेक्टेयर जमीन क्या है? ऊसर है। 5.11 लाख हेक्टेयर जमीन ऊसर है। और बीहड़ जमीन कितनी है? बीहड़ की बात आती है जिस पर खेती नहीं हो रही है, जो बीहड़ की समस्या से ग्रसित है। तो बीहड़ जमीन उत्तर प्रदेश में 1.80 लाख हेक्टेयर। कितनी? 1.80 लाख हेक्टेयर जमीन आपकी बीहड़ है। दूसरी समस्या आती है जलमग्न जमीन कितनी है? यानी ऐसी जमीन जिस पर या तो तालाब है या पानी भरा रहता है, जैसे भी हो, यानी जलमग्न जमीन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 4.82 लाख हेक्टेयर जमीन जो है जलमग्न है। सारी नोट कर लो। इतनी जमीन जो है उत्तर प्रदेश में समस्या से ग्रसित है जिस पर खेती नहीं की जा सकती, ठीक है। आगे ऐसे ही एक और कोई विभाग लेकर आएंगे और मैं आपकी ग्रामीण परिवेश की पूरी क्लासेस कंप्लीट करवाऊंगा एक एक करके। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। मिलता हूं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।